नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। यदि दो अन्य सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उससे अलग इस रूप में यह है कि अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए इस सभ्यता को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कालावधि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसकी कालावधि C14 रेडियो कार्बन जो नवीन काल गणना पद्धति है, इसके आधार पर निर्धारित की गई है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता फैली और इस सभ्यता के मुख्य नगरों की अगर बात की जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे मुख्य नगरों में से एक रहे। 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 और 23 में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की गई थी। भारत के साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। नगर नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो इस सभ्यता के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें जो नगर पूरब का भाग का जो टीला स्वरूप था, वहाँ पर नगर की जो एक प्रक्रियाएं थी वह संचालित यहाँ पर हुआ करती थी, और जो पश्चिम का जो टीला था वहाँ पर दुर्ग, किले या गढ़ बनाए गए थे, और जो निचला वाला भाग था इन टीलों के पूरब और पश्चिम के जो ऊंचाई पर स्थित टीले थे, इसके जो निचला भाग था वहाँ पर आम जनमानस अपना जीवन व्यतीत करता था। सभ्यता के नगर नियोजन स्वरूप, अगर नगरीय स्वरूप के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी तो ये पता चलता है कि जो घर थे वह पक्की ईंटों से निर्मित थे। प्रत्येक घर में रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि थे, और घरों की एक विशेषता यह पाई जाती है कि जो घर में एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था और उसमें दरवाजे जो थे वह अंदर की ओर उस आंगन में खुलते थे, और जो मुख्य सड़क थी, जो सड़कें थी, वहाँ पर खिड़कियाँ खुलती थी। इस नगर की एक विशेषता यह पाई जाती है कि जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोथल एक इसका अपवाद यहाँ पर रहा है। जब हम नगर नियोजन प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि जो घरों के दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे और खिड़कियाँ बाहर सड़कों की ओर खुलती थी, तो लोथल इसका अपवाद है। अगर हम इस सभ्यता के सामाजिक जीवन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का साक्ष्य इस रूप में प्राप्त होता है कि नारियों की मूर्तियाँ उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। समाज में 4 वर्ग थे और इन 4 वर्गों का निर्धारण व्यवसाय के आधार पर होता था। विद्वान वर्ग के अंदर पुरोहितों को रखा गया था, योद्धा, व्यापारिक वर्ग, श्रमिक अर्थात शिल्पकार, 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का इस सभ्यता के लोग भोजन किया करते थे, और गेहूँ है, जौ है, तिल है और दलहन इनकी मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि महिला और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। सोना है, चांदी है, हाथी दांत है और सीपियों से निर्मित आभूषण पहनते थे। मन का भी धारण यहाँ की सभ्यता के लोग करते थे। मन का बनाने का जो कारखाना है वह चहुंदड़ों से इसका विवरण प्राप्त है। अगर हम धार्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है, और स्वास्तिक दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों स्वास्तिक इस सभ्यता की देन है। कुबड़ वाला बैल पवित्र माना गया है, और एक पक्षी है पाखथा,
पाक्ता पक्षी को पवित्र इस सभ्यता के लोग मानते थे। मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ऐसा माना गया है कि मातृ देवी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और पूजनीय रूप में उसको स्थान इस सभ्यता के लोग देते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान प्रक्रियाओं को पूरा करने में किया जाता होगा। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर वह गहरा स्नान कुंड रहा है। अगर हम इस सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में यह बात करें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही कि आखिर अंतिम संस्कार का जो स्वरूप क्या रहा होगा, तो इसमें ये पता चलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कि वहाँ पर समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात लोगों को समाधियाँ दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि इस सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, ये कहा जा सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली इस सभ्यता में थी। कृषि के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कृषि का जो विवरण है वह कालीबंगा से हल का विवरण प्राप्त है और धौलावीरा में बांध के विवरण प्राप्त हुए। चावल की खेती का प्रमाण लोथल से यहाँ पर प्राप्त है, लोथल और रंगपुरा से प्राप्त होता है। इस सभ्यता के लोग काष्य हथियारों के साथ साथ पत्थरों के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। मापन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो दशमलव प्रणाली का प्रयोग था और तोल के तौर पर अगर हम देखें तो इकाई जो थी वह 16 के अनुपात में इकाई यहाँ पर चलती। और इस सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने का विवरण भी प्राप्त होता है। इस सभ्यता के लोग अपने सीमा क्षेत्र से बाहर भी व्यापार करते थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि आयात और निर्यात की प्रणाली का विवरण प्राप्त है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके लेख से मेलुहा का उल्लेख प्राप्त होता है। मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था। इसके अलावा ओमान में भी व्यापार हुआ करता था, बहरीन में भी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। खेतड़ी से तांबा इस सभ्यता के लोग मंगाते थे और उसका उत्पादन किया जाता था और सामग्रियों को अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। मिठास के तौर पर इस सभ्यता के लोग शहद का उपयोग करते थे। मिठास के तौर पर कृषि और वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त इस सभ्यता के लोग बढ़ईगिरी है, शिल्प के कार्य हैं, आभूषण प्रयोग हैं, चाक से मिट्टी के बर्तन बनाना कार्य भी करते थे। कताई बुनाई में विशेष तौर पर से जैसे तकुली है, सुई है आदि हैं, जो इसका विवरण प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि सभ्यता के लोग कताई बुनाई में भी अपने आप को अभ्यस्त यहाँ पर मानते थे। लिपि के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो यह लिपि पढ़ने में तो इसको सक्षम नहीं है, लेकिन भाव चित्रात्मक लिपि इसको कहा जाता है। इसकी जो लिखावट हुआ करती थी वह दाएं से बाएं की ओर इसकी लिखावट हुआ करती थी इस सभ्यता की। अगर इस सभ्यता के पतन के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी तो इसमें एक कारक तत्व को इसके पतन के लिए जवाबदेह नहीं माना जा सकता। इसमें मानव जनित कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करी होंगी, प्राकृतिक घटनाएं इसमें शामिल हो सकती हैं, महामारी भी इसका एक कारक बनकर उभर कर सामने आ सकता है, बाढ़ है, चक्रवात है, भूस्खलन है और ज्वालामुखी विस्फोट है, भूकंप है। ये ऐसे कारक तत्व हैं, ये माना जा सकता है कि इस सभ्यता का इसके कारण से अंत हुआ होगा। धन्यवाद।